हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल B.Ed विद ओपी सर। अभी पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ और संकुचित अर्थ के बारे में और कुछ उसकी भूमिका, शिक्षा क्या है। अभी भी इस समय हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, ब्रॉड मीनिंग इसकी क्या होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक तो संकुचित अर्थ में आपने देख ही लिया था कि शिक्षा को एक औपचारिक शिक्षा के रूप में, एक विद्यालयी शिक्षा के रूप में, जो एक निश्चित अवधि में, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, निश्चित समय में, उसको संकुचित अर्थ में देखा गया था, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्धारित होती थी, वर्तमान समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन इस समय जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है। ये बिना समाज के मनुष्य का रहना असंभव है। तीन ही लोग होते हैं जिनको समाज की आवश्यकता नहीं होती है: पागल, शराबी या सन्यासी लोग। ना तो समाज को उनसे कोई फर्क पड़ता है, ना उनका समाज पे कोई फर्क पड़ता है। बाकी अगर कोई सामान्य इंसान है तो उसको समाज की आवश्यकता होती है। तो समाज में कुछ परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, प्रत्येक समाज की कुछ रूढ़ियां होती हैं, लोकाचार होते हैं, शिष्टाचार होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं। उन सारी चीज़ों को व्यक्ति को सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सामाजिकता के गुण हैं, मानवीय मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार, व्यवहार हैं, ये व्यक्ति के अंदर जन्मजात नहीं आ जाते। अभी आपने देखा होगा कि जो पशु है उसका जो व्यवहार होता है, पशु या किसी भी तरह का ये कीट पतंगे, कीट आदि का व्यवहार जो है जैविकीय रूप से निर्धारित होता है। जैविकीय रूप से निर्धारित होता है। लेकिन जो मानव है, जो मानव का व्यवहार है, वो सामाजिक होता है। कहने का मतलब है कि समाज कुछ पशुओं में भी पाया जाता है जो उन्नत किस्म के होते हैं, कुछ कीट पतंगों में पाया जाता है, जैसे मधुमक्खियों में, चींटियों में, हाथियों में, और उच्च वर्ग के जो ये नरवानर समूह होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लेकिन उनका जो व्यवहार होता है वो जैविकीय रूप से निर्धारित होता है। जैसे मधुमक्खियों का व्यवहार वो उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो जन्म से ही वो अपना वैसा स्वभाव का व्यवहार करने लगती है, इसीलिए पशु का बच्चा भी अपना स्वाभाविक व्यवहार करने लगता है। लेकिन मानव जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी होता है। इसके पास अपनी एक संस्कृति होती है और जिसको उससे सीखना पड़ता है। अब यहीं से प्रक्रिया आपकी आरंभ हो जाती है बृहत रूप में शिक्षा की। बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ एक जैविकीय प्राणी होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई उस तरह का गुण नहीं होता है। जैसे आम पशुओं में तमाम पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं, जैविकीय प्रवृत्तियां होती हैं, क्रोध है, लोभ है, और लालच, हिंसा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं तमाम पशुओं की तरह। लेकिन उसको जो सामाजिक व्यवहार होता है उसको सीखना पड़ता है। और ये प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है? ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसी समय से उसकी ये सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वहीं से व्यापक अर्थ में उसकी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। बच्चा जिस समाज में, परिवार में, जिस समूह में जन्म लेता है, उस समूह की सभी चीज़ों को, प्रथाओं को, परंपराओं को अपने परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा
पड़ोस के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा और समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण करता है, सीखता है और उसी के अनुरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है, परिवर्तन होता है। इसी को सीखना कहते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा की शुरुआत यही से हो जाती है और ये शिक्षा सर्वांगीण होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में सहयोग करती है और उस व्यक्ति को ये शिक्षा भौतिक वातावरण से और सामाजिक वातावरण से समायोजन करना सिखाती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये शिक्षा चलती रहती है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैकेंजी ने एक परिभाषा दी है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता है। मैकेंजी ने भी स्वीकार किया है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और ये क्या करती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक ये चलती रहती है और उसके जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता है। इसी प्रकार से एक परिभाषा दिया है टी रोमंट ने। शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। अब आपने ये बहुत व्यापक परिभाषा है टी रेमंड की। इन्होंने बताया कि एक क्रम है, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, यानी समायोजन करता है। दो चीज़ें होती हैं, अनुकूलन और समायोजन, जो आगे चल के आपको बताई जाएंगी। समायोजन जो मानव का बहुत बड़ा गुण है और जो व्यक्ति जितना ही ज़्यादा शिक्षित होता है, जितना ज़्यादा उसके पास अनुभव होते हैं, जितना ज़्यादा उसने अनुभव किया है, ज्ञान अर्जित किया है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छी तरह से समायोजन कर पाएगा। आपने देखा होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति को किसी भी समूह में भेज दिया जाए, वो बड़ी आसानी से उसमें समायोजन कर लेता है, जबकि अनुभवहीन व्यक्ति जिसको अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है, वो सभी समूहों में अनुकूलन करने में थोड़ा सा असहज महसूस करता है। और ये शिक्षा रेमंड के अनुसार देता कौन कौन है, यानी कहते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवसाय, यानी जिस व्यवसाय में है वहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है, वहाँ से सीखता है। पारिवारिक जीवन से सीखता है, यानी परिवार में जब रहता है, परिवार के अन्य सदस्यों, बड़ों के द्वारा और अपने हम उम्र के द्वारा और अपने से छोटों के द्वारा भी व्यक्ति सीखता ही सीखता है। और मित्रों के द्वारा, जिसको पीयर ग्रुप्स कहते हैं, उसके द्वारा सीखता है। विवाह के द्वारा सीखता है, पितृत्व के द्वारा सीखता है, मनोरंजन, यात्रा द्वारा, तमाम चीज़ों से व्यक्ति जो है शिक्षित किया जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का ये अर्थ है। प्रोफेसर डाम्बिल ने कहा है, इनकी एक परिभाषा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यानी व्यापक अर्थों में शिक्षा के अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक, इतनी ब्रॉड परिभाषा डाम्बिल ने दी है। यानी कि आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा सीखने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार आपको लगता होगा कि एक बार सीख लिया गया तो फिर ये प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर जीवन पर्यंत सीखने की आवश्यकता क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल आपके अंदर आएगा इस तरह से, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण उस व्यक्ति की होती है परिस्थिति। परिस्थिति, स्टेटस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है समाज में और विभिन्न तरह की परिस्थितियां होती हैं। इसके बारे में बताया जाए, डिटेल से भी बता देता हूं। दो तरह की परिस्थितियां होती हैं, एक होती है प्रदत्त, दूसरी है अर्जित।
ठीक है। ये व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक की परिस्थितियाँ मिलती रहती हैं और उसमें 2 तरह की परिस्थिति होती है। परिस्थिति का तात्पर्य है व्यक्ति समाज में जो पद धारण करता है, समाज में एक पद परिस्थिति होती है और ये पद 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे जो कि प्रदत्त होते हैं, यानी बिना किसी प्रयत्न के व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए, प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बालक होना, युवा होना या वृद्ध होना। ठीक, अब किसी को बालक होने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, ना तो युवा होने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न करता है, ना तो वृद्ध होने के लिए कोई प्रयत्न करता है। ये प्रदत्त तरह की परिस्थिति होती है और ये अक्सर जो है सरल समाजों में ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी परिस्थिति होती है अर्जित प्रकार की, यानी इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की योग्यता, क्षमता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जितना योग्य होता है, जितना क्षमतावान होता है, उसके अनुसार उसको वो परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, IAS, तमाम ऐसी अर्जित परिस्थितियां हैं जिसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, वो प्राप्त करता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां पूरे जीवन व्यक्ति को मिलती है। वाइज जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ परिवार में, जैसे वो 4-5 साल का हुआ, उसकी एक अलग परिस्थिति है। परिवार में वो सबसे छोटा बच्चा है, सभी लोग उसको प्यार करते हैं। अब उसको ये सीखना होता है कि बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उनसे उनका स्नेह हासिल किया जाए, कैसे उनका प्रेम हासिल किया जाए। वो देखता है कि हमारे इस तरह के व्यवहार से करने से हमारे बड़े लोग खुश होते हैं, तमाम चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह तमाम तरह की जो है पुरस्कार देते हैं, खुश होते हैं। तो वो उस तरह के व्यवहार को सीख जाता है कि इस तरह का व्यवहार करना जो है हमारे लिए अच्छा है, इस तरह से लोग हमसे खुश होते हैं। इसके बाद जैसे ही वो बड़ा होता है, थोड़ा सा युवा होता है, तो युवा होने के बाद परिस्थिति बदल जाती है। अब वो उससे नीचे भी कोई छोटा बालक है, उसके साथ व्यवहार करना है, अपने उससे ऊपर फिर मित्र मंडली उसकी मिल जाती है, पड़ोस के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, मित्रों के साथ किस तरह से व्यवहार करना होता है। तो ये परिस्थिति जैसे बदलती है, ये सारी चीज़ें उसको सीखनी होती है। इसके बाद इन्होंने कहा रिटायरमेंट ने कि पारिवारिक जीवन से सीखता है, मित्रता से सीखता है, विवाह से भी सीखता है। विवाह भी एक प्रदत्त, विवाह कैसी परिस्थिति है? ज़्यादातर लोग कह देंगे कि विवाह है, क्या कह देंगे, विवाह को कह देंगे कि प्रदत्त परिस्थिति है। क्या कहेंगे आपको विवाह को? आप क्या कहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, लेकिन गलत है। विवाह जो है एक अर्जित परिस्थिति है। विवाहित होना एक अर्जित परिस्थिति है। व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुसार, कुशलता के अनुसार उसका विवाह होता है। और विवाह होने के बाद आप देख लीजिए, जो टीरेमेंट ने कहा है, उससे भी व्यक्ति सीखता है। विवाह होने के बाद अचानक से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी परिस्थितियों में ढेर सारे परिवर्तन आ जाते हैं। मान लीजिए था, जैसे शादी हुई, जैसे विवाह हुआ उसका, जैसे तुरंत एक पति की, है ना, अब वो पति की परिस्थिति उसको मिल गई, तो आप जानते हैं हर परिस्थिति से संबंधित एक भूमिका होती है, रोल जिसको बोलते हैं, भूमिका, इसको रोल बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी परिस्थिति से संबंधित जो व्यक्ति कार्य करता है वो उसकी भूमिका निभा, व्यक्ति को सीखना पड़ता है, बिना सीखे वो भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो वो जो है जब अचानक से पति बनता है तो पत्नी के प्रति कैसी भूमिका निभानी है वो समाज में देखता है, मित्र मंडली में देखता है, अपने तमाम जो नातेदारी संस्थाएं हैं उसमें देखता है कि ये भूमिका कैसे निभाई जाती है। वहाँ से सीखा रहता है, फिर उसके बाद भी सीखता है। फिर अचानक से किसी का फूफा हो गया, मौसा हो गया, किसी का दामाद हो गया, किसी का जीजा हो गया, ये सारी परिस्थितियाँ अचानक से मिल जाती हैं, उनसे संबंधित भूमिकाएँ निभाना है, उसको सीखता है, उनसे इंटरेक्ट करता है। और उसी तरह से जो है महिला के प्रति भी हो जाता है। अचानक से उसका परिवार छूटता है, दूसरे परिवार में बहू बनकर जाती है, वहाँ से संबंधित अभी तक किसी के घर की बेटी थी, अब दूसरे की बहू हो गई, वहाँ पे माता पिता थे, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करना था, यहाँ पे सास ससुर के साथ अलग व्यवहार करना है, पति के साथ अलग व्यवहार करना है, वहाँ पर भाई था, यहाँ पर देवर मिल गया, फिर उसी तरह से उसकी जो ननद मिल गई, तमाम तरह की नई नई परिस्थितियाँ उसको मिल जाती हैं। सबकी किसी की भाभी बन गई, किसी की बहू बन गई, किसी की पत्नी बन गई, उससे संबंधित भूमिकाएँ निभाना उसको सीखना पड़ता है। पितृत्व यानी पिता बनना,
या किसी का माता बनना, इससे प्रति जो भूमिकाएं निभानी होंगी, क्योंकि आगे चलने के बाद, विवाह के बाद ये पितृत्व आपको मिलता है। अब आपको जो संतान पैदा होगी, अब आप एक नई भूमिका में आ गए। अब तक आप किसी के बेटी बेटा थे, अब आपके बेटी बेटा हो गए। अभी आपके एक पुत्र या पुत्री की भूमिका में थे, अब आपके सामने खुद जो है पिता की एक भूमिका निभानी होगी। अब उस परिस्थिति, जब पिता की परिस्थिति मिल गई, माता की परिस्थिति मिल गई, तो उससे भूमिका निभाने से संबंधित चीज़ें सीखनी होगी। बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति वहाँ पर सीखता है। इसके बाद मनोरंजन आता है। मनोरंजन व्यक्ति को या बालक को बहुत जल्दी प्रभावित करता है किसी भी चीज़ को सीखने में। इसीलिए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया में मनोरंजन या खेल को बहुत ज़्यादा सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऑडियो विजुअल ऐड को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जल्दी अधिगम होता है। तो इससे मत समझिए कि सिर्फ बालक ही प्रभावित होते हैं। इवन बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी लोग मनोरंजन की प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, किसी भी वस्तु की जागरूकता फैलाने के लिए, किसी भी, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, समाज सुधार से संबंधित हो, स्वच्छता से संबंधित हो, बीमारी के प्रति अवेयरनेस हो, उसके लिए जो क्या करते हैं हम लोग, नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं। तमाम तरह के जो है नाटक का आयोजन कर देते हैं, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं। और तमाम तरह की जो धारावाहिक हैं, मूवीज़ हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, उससे भी व्यक्ति जो है सीखता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है पहले के समय में, अभी तो जो चीज़ें आप सिनेमा में देखते हैं, थिएटर वगैरह में देखते हैं, पहले गांव में था। लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ा ये साधन था। लोकगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, नाटकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से लोग उसको ग्रहण करते थे और ये बहुत ही कारगर माध्यम होता है, तब भी था और आज भी है। यात्रा के द्वारा भी व्यक्ति सीखता है। खास करके आप लोग जो खुद हैं बीएड के छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिकाएँ हैं, तो इसमें देखते होंगे कि इसके लिए जो बालकों को, मान लीजिए किसी ऐतिहासिक नगर के बारे में सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए हम दिल्ली के बारे में पढ़ा रहे हैं और उनको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। फिर उन्हीं बालकों को अगर हम दिल्ली का, हम वहाँ का एक शैक्षिक यात्रा करवा दें वहाँ पे बालकों का, तो उससे बहुत जल्दी और बहुत प्रभावी अधिगम होगा, जो जल्दी विस्मृत नहीं होगा और बहुत स्पष्ट प्रभाव उनके मस्तिष्क पर उस यात्रा का पड़ेगा। उस तरह से हम तमाम तरह की यात्राएं करते हैं। रोजगार से संबंधित यात्राएं हैं और धर्म से संबंधित यात्राएं हैं, मनोरंजन से संबंधित यात्राएं हैं। इस तरह से जो यात्राएं हैं उससे भी व्यक्ति सीखता है। इससे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति सीखता है। तो व्यापक अर्थ का मतलब यही हो गया कि व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से सीख रहा हो, चाहे संगठित रूप से सीख रहा हो, चाहे औपचारिक रूप से सीख रहा हो, चाहे अनौपचारिक रूप से सीख रहा हो, चाहे उसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम हो या निर्धारित पाठ्यक्रम ना हो, ये सारी प्रक्रियाएं जो उसे जीवन के अनुभव में वृद्धि करती हैं, उसके जीवन के भंडार में वृद्धि करती हैं और निर्धारित परिस्थितियों से संबंधित भूमिका के निर्वहन में सहयोग करती हैं। उसको जो है भौतिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से और आध्यात्मिक वातावरण से समायोजन करने में जो उसका सहयोग प्रदान करती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं व्यापक अर्थों में सीखना है या शिक्षा है। धन्यवाद। बाकी जो है अगले लेक्चर में परिभाषाएं वगैरह बताई जाएंगी।